हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। डिटेक्टिव कांग को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पोर्ट पे खड़ी उस शिप में ड्रग्स स्मगलरों के बीच ड्रग्स की डीलिंग होने वाली है, तो वो अकेला वहां पहुंच जाता है। सैंटे बहुत खूंखार स्मगलर है और यही कांग का टारगेट है। कांग शिप में घुस के उस पे गन तो तान देता है, मगर सैंटे मौका देख के भागने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से हाथ लगे सैंटे को कांग छोड़ने को तैयार नहीं। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। इसी हड़बड़ी का फायदा उठा के एक आदमी शिप में घुस जाता है और वहां पड़ा ड्रग्स और पैसा उठा के समुंदर के रास्ते भाग जाता है। तभी पुलिस पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंचती है। सैंटे के साथ सभी स्मगलरों को अरेस्ट किया जाता है। इस बड़ी कामयाबी की वजह से पुलिस में बोनस भी बांटा जाता है। सैंटे पुलिस की रिपोर्ट पढ़ के हैरान होता है, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा होता है कि पुलिस के हाथ सिर्फ 200 ग्राम ड्रग्स लगे। हालांकि शिप पे तो 5 किलो ड्रग्स और 5 मिलियन थे। सैंटे कांग को धमकी देता है कि 200 ग्राम ड्रग्स उसे ज्यादा दिन सलाखों के पीछे रख नहीं सकते। सैंटे को 5 साल की सजा होती है। अब पता चलता है कि ड्रग्स के उस डीलिंग की खबर सैंटे के दुश्मन किशोल ने कांग को दी थी। उसी के आदमी ने मौका देख के शिप से ड्रग्स और पैसे चुराए थे। किशोर ड्रग्स अपने पास रख के 5 मिलियन कांग को दे देता है। सैंटे का छोटा भाई उनलू पुलिस के छापे में बच गया था। वो किशोल पे नजर रखता है, तो उसे किशोल और कांग की पूरी चाल समझ में आती है कि कैसे दोनों ने मिलके माल भी हड़पा और पैसे भी। किशोल चाहता है कि कांग उसके साथ इसी तरह काम करे, मगर कांग मना करता है, क्योंकि किसी मजबूरी की वजह से वो एक काम कर रहा था। क्या है कांग की मजबूरी? दरअसल कांग की वाइफ कई महीनों से कोमा की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए कांग को पैसे की जरूरत है। कांग अपनी वाइफ से बेइंतहा प्यार करता है। कांग के वाइफ की ये हालत एक हादसे की वजह से हुई थी। वो हादसा कांग की जिंदगी को तहस नहस कर चुका था। शराब पी के अपने नसीब को कोसना, यही उसके पास रह गया था। अब एक कहानी हमारे सामने आती है मीनू की, जो एक हैंडसम नौजवान है, मगर बिल्कुल तन्हा। ना उसकी जिंदगी में कोई दोस्त है, ना कोई प्यार। ऐसे में एक बरसात के दिन वो सियोना को देखता है। पहली नजर में वो उससे प्यार करने लगता है। बारिश से अपने आप को बचाते हुए जाती सियोना की थैली से एक एप्पल नीचे गिरता है। मीनू उसे उठाता है और किसी नायाब चीज की तरह उसे संभाल के रखता है। सियोना, जो उसी के इलाके में रहती है, उसे रोज आते जाते देखना यही मीनू का एडिक्शन बन जाता है। मगर कब तक? कभी ना कभी उससे पहचान बना के उसे अपने दिल की बात तो बतानी होगी। एक शाम मीनू सियोना का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, तो देखता है सियोना का पहले से कोई बॉयफ्रेंड है। मीनू के दिल के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो शराब पे शराब गटकता है और उसका प्यार गुस्से में बदल जाता है। रात को सियोना का उसके घर तक पीछा करता है और एक सुनसान गली में उसे रोक के अपने दिल की बात बताने जाता है। डरी हुई सियोना यही समझती है कि एक गुंडा उसके साथ कुछ गलत करने के इरादे से उसका पीछा कर रहा है। वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। डरा हुआ मीनू उसे दबोचता है और उसे पासी के पार्क में ले जाके उसके मुंह को बंद करके उस पे दुराचार करता है। सोच के क्या गया था और क्या कर बैठा। बारिश और अंधेरे की वजह से सियोना उसका चेहरा देख नहीं पाती। घर आने के बाद मीनू को अपने किए पे पछतावा होता है। जिससे वो प्यार करता था, उसी की उसने इज्जत लूटी थी। वो अपने आप पे गुस्सा होता है और रोने लगता है। अगली सुबह वो पार्क में उसी जगह जाता है। वहाँ उसे जमीन पे पड़ा सियोना का नेकलेस मिलता है। सब खत्म हो चुका था। सियोना वो इलाका छोड़ के न जाने कहाँ गई थी। अब कुछ साल गुजरते हैं। एक दिन मार्केट में घूमते हुए मीनू को सियोना दिखाई देती है। पुराना प्यार फिर से ताजा हो जाता है। अब सियोना एक बुक स्टोर में काम करती है। अगले दिन बुक खरीदने के बहाने मीनू उस बुक स्टोर में जाता है। सियोना उसे बुक खरीदने में हेल्प करती है। मीनू तो बहाना बनाने के लिए बुक खरीद रहा होता है। वो तो सियोना से पहचान बढ़ाना चाहता है। अब उसका उस बुक स्टोर में आना जाना शुरू होता है। सियोना उसके साथ हुए उस पुराने हादसे को भूली नहीं। वो एक ऐसा जख्म था जो कभी नहीं भर सकता। मीनू और सियोना की छोटी छोटी मुलाकातें दोस्ती में बदल जाती है। एक शाम मीनू सियोना को डिनर के लिए इनवाइट करता है। सियोना उसे उसी रेस्टोरेंट में लेके जाती है जहाँ कभी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिला करती थी। और ये वही जगह थी जहाँ मीनू के अंदर का हैवान जाग गया था। मीनू को सिगरेट कॉफी में डुबा के पीने की आदत है, जिसका एक्सप्लेनेशन मीनू सियोना को दे नहीं पाता। सियोना उससे कहती है, कभी कभी हमारे हाथ ऐसी हरकतें करते हैं जो दिल नहीं चाहता। अब देखते देखते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों की शादी भी होती है। मीनू का सपना पूरा हुआ था। सियोना ने मीनू को अपने ऊपर हुए हादसे के बारे में बताया था। सियोना यही सोचती थी कि इतना जानते हुए भी मीनू ने उसका स्वीकार किया। सचमुच वो कितना अच्छा है, जबकि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने इसी बात को लेके उससे रिश्ता तोड़ दिया था। बेचारी को क्या पता उस हादसे के पीछे मीनू ही जिम्मेदार है। अब जैसे ही कुछ महीने गुजरते हैं, सियोना प्रेग्नेंट होती है। एक शाम घर पे थक के आया मीनू मूड में आता है। उसके जोर देने पर सियोना मना नहीं कर पाती। मीनू उसे प्रॉमिस करता है कि वो केयर लेगा।
अब जैसे ही दोनों इंटीमेट होते हैं, मिनवू बिल्कुल उसी तरह एक्ट करता है जैसे उसने उस रात पार्क में किया था। उसका उस तरह मुंह पे हाथ रख के इंटीमेट होना सियोना को उस रात की याद दिलाता है। वो समझ जाती है मिनवू ही वो आदमी है जिसने उस रात उसकी इज्जत लूटी थी। इस एहसास से वो सदमे में चली जाती है। उसे समझ में नहीं आता क्या करे। जिसने उसकी जिंदगी उजाड़ी थी वही उसका जीवन साथी बन गया था। तहकीकात से उसे पता चलता है कि उस हादसे के वक्त मिनू उसी के इलाके में रहा करता था। वो ऐसे आदमी के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी जो इतनी गंदी सोच का हो। गुस्से से वो घर का पूरा सामान उलट पुलट कर देती है कि एक ड्रॉवर से नीचे गिरा उसका वो नेकलेस उसे दिखाई देता है जो उस रात हादसे के वक्त पार्क में गिरा था। अब वो कंफर्म होती है कि मिनवू ही वो हैवान है। शाम को जब मिनवू घर आता है तो सियोना उसे साफ कहती है कि वो जान चुकी है उसकी इज्जत लूटने वाला हैवान वही है। वो सुन के मिनवू शॉक होता है। सियोना उसी वक्त मिनवू से कह देती है कि वो उससे अपने सब रिश्ते तोड़ रही है। मिनवू उसे समझाने की काफी कोशिशें करता है मगर वो क्या समझाता। ये कैसा प्यार है जो पहले इज्जत लूटता है और बाद में जीने मरने की कस्में खाता है। मिनवू सियोना को कन्विंस ही नहीं कर पाता कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। सियोना के लिए वो प्यार था ही नहीं, वो बस हवस थी। इसी शौक में वो बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है मगर होश आने पर जब वो अपने सामने मिनू को देखती है तो वो पागल हो जाती है। साथ रहना तो दूर की बात, अब वो मिनू का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। अब कहानी फिर से कांग की तरफ आती है। शहर में हो रही दुराचार की घटनाओं से पुलिस चीफ परेशान है। रात को अंधेरी गली से जाती लड़कियों को कोई अपनी हवस का शिकार बना रहा है। पुलिस कई कोशिशों के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाई। पुलिस चीफ एक केस कांग को देते हैं। यहाँ जेल में सेंटे को उनलू से पता चलता है कि उसके दुश्मन किशोल ने कांग को सुपारी देके उसे पकड़वाया। सेंटे उन दोनों से बदला लेने का फैसला करता है। दूसरी ओर अपनी वाइफ की हालत में कोई सुधार ना देख के कांग डॉक्टर पे गुस्सा होता है। डॉक्टर उससे कहता है किसी शॉक की वजह से उसकी यह हालत हुई है, वो जरूर ठीक होगी, उसे पेशेंस रखना होगा। मगर कांग जानता है पेशेंस नहीं, सिर्फ पैसे ही उसकी वाइफ को बचा सकते हैं। ड्रग्स के छापे में हासिल किए हुए पैसों से वो अपनी वाइफ का इलाज शुरू करता है। उस पे नजर रख रहा उनलू समझ जाता है शिप से गायब हुए पैसे कहाँ गए। वो कांग की कुंडली निकालने करप्ट रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जिमुन के पास जाता है जो कभी कांग के साथ काम किया करता था। जिमुन बताता है कि कुछ साल पहले कांग की वाइफ पे उसी के घर में एक साइको ने हमला किया जिसमें वो घायल होकर कोमा में चली गई। तब वो प्रेग्नेंट थी। उनलू हॉस्पिटल में जाके कांग की वाइफ के फोटो निकालता है। उसे वैसा करते हुए नर्स देखती है। वो उसे रूम से निकालती है। यहाँ कांग उस साइको ठरकी की खोज में रात को पेट्रोलिंग कर रहा होता है कि एक रात उन्हें वो दिखाई देता है मगर काफी पीछा करने के बाद भी वो उनके हाथ नहीं लगता। 5 साल गुजरते हैं। सेंटे जेल से बाहर आता है। वो अपना बदला लेने के लिए बेताब है। सेंटे का भाई उनलू एक रात किशोल की कार की डिक्की से चाकू चुराता है। अब सेंटे किशोल के खास आदमी को किडनैप करता है और किशोल के चुराए हुए चाकू से उसका मर्डर करता है। फिर वो ऐसा सीन क्रिएट करता है मानो लगे किशोल ने मर्डर किया हो। किशोल को इस बात की खबर लगते ही वो भागने जाता है मगर पुलिस उसे अरेस्ट करती है। कांग कुछ कर ही नहीं पाता। सेंटे कांग को कॉल करके कहता है एक स्मगलर से पैसे लेके तुमने मुझे अरेस्ट किया, अब नतीजे के लिए तैयार रहो। मर्डर वेपन पे किशोल के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं तो उसके खिलाफ केस बनाया जाता है और एक केस कांग पे सौंपा जाता है। किशोल कांग को धमकी देता है मुझे फंसाया गया है, मुझे यहाँ से निकालने का काम तुम्हें ही करना होगा वरना मैं अकेला जेल नहीं जाऊंगा। तो अब कांग सेंटे का पता ढूंढने में लग जाता है तो सेंटे ही उसे कॉल करके कहता है मुझे मेरा ड्रग्स और 5 मिलियन वापस चाहिए। कांग साफ मना करता है क्योंकि उसने वो पैसे अपनी वाइफ के इलाज के लिए रखे हैं। सेंटे उससे कहता है भले तुम्हारी वाइफ कोमा में हो मगर मैं उसे वहां भी नहीं छोड़ूंगा। डरा हुआ कांग भागते हुए हॉस्पिटल जाता है जहां नर्स से उसे पता चलता है कि सेंटे का भाई उसकी वाइफ के फोटो निकाल रहा था। तो वो सेंटे को मात देने के लिए किशोल को जेल से छुड़ाने का फैसला करता है। वो अपनी रिपोर्ट चीफ के सामने रखता है। चीफ भी एग्री होता है कि उनके पास किशोल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। किशोल अपने ही आदमी को भला क्यों मारेगा और इतना छटा हुआ बदमाश चाकू और फिंगरप्रिंट्स ऐसे कैसे छोड़ के जाएगा। किशोल के पास अलाबाई भी है कि मर्डर के वक्त वो कहीं और था। कांग की इस रिपोर्ट पे उसका कलीग ली बहुत गुस्सा होता है। चीफ भी बेवकूफ नहीं, वो जान गया है कि कांग किशोल से मिला हुआ है मगर वो ना ही किशोल को छोड़ना चाहता है और ना ही सेंटे को। वो कांग से कहता है मैं हर बार तुम्हें बचा नहीं सकता। कांग किशोल से मिलके उससे कहता है कि सेंटे पैसा और ड्रग्स दोनों मांग रहा है। किशोल उससे कहता है ये सब देने से अच्छा है तुम उसका एनकाउंटर करो। दोनों की बातें टेबल के नीचे छुपाई टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होती है जो सेंटे सुनता है। कांग ने चीफ को कन्विंस किया है
कि किशोर को फंसाने का काम सेंटे ने किया है, क्योंकि किशोर ने पुलिस को उसकी टिप दी थी। पुलिस समझ नहीं पा रही कि शिप पे जो 5 किलो ड्रग्स था वो तो किशोर के आदमी ने चुराया, मगर ड्रग्स के सौदे के लिए पार्टी जो 5 मिलियन लाई थी वो किसने चुराए। डिटेक्टिव ली को कांग पे शक है। वो इंटरनल अफेयर्स में इसकी कंप्लेंट करता है। अफेयर्स वाला ऑफिसर कांग से पूछता है कि उसने अपनी वाइफ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाए, जिसका जवाब कांग दे नहीं पाता। उसे वार्निंग दे के छोड़ा जाता है। तभी सेंटे कांग को कॉल करके बुलाता है। वो कांग को क्रेन से लटका के उसकी काफी पिटाई करता है। वो कांग से कहता है कि वो जानता है कांग की वाइफ पे हमला किसने किया था। उसकी बातें सुन के कांग शॉक होता है। सेंटे कांग से कहता है जो डिटेक्टिव इतने सारे स्मगलरों को पकड़ सकता है वो अपने वाइफ के हमलावर को पकड़ नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। वो कांग से कहता है किशोर का किस्सा खत्म करो वरना मैं तुम्हारी वाइफ को खत्म कर दूंगा। रात को जेल में एक कैदी किशोर के पेट में पॉइजन की सुई घुसा के उसे मार देता है। यहाँ परेशान कांग अपने अपार्टमेंट को किराए पे दे देता है और उन 5 मिलियंस को एक मॉल के लॉकर में छुपा देता है। फिर वो हॉस्पिटल में जाके अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसे वेडिंग रिंग पहनाता है। पता नहीं चलता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ एक रात सेंटे पार्किंग में आता है तो कोई अजनबी उसके सर पे बैट मार के उसे बेहोश करता है। वो एक सुनसान जगह सेंटे को ले जाके पत्थर से कुचल देता है, मगर उसी वक्त एक शराबी उस अजनबी को देख लेता है। वो अजनबी शराबी का पीछा करके उस पर भी हमला करता है। अगले दिन पुलिस को सेंटे की लाश मिलती है। पुलिस समझ नहीं पा रही ये क्या हो रहा है। पहले किशोर की जेल में हत्या हुई और अब सेंटे को किसी ने इस तरह मार दिया। यहाँ अपने भाई की हत्या से वुनलू परेशान है। वो खुद समझ नहीं पा रहा ये किसका काम है। उसे कांग पे शक होता है तो वो कांग के असिस्टेंट को ये कह के जंक यार्ड में बुलाता है कि वो किशोर और सेंटे के मर्डरर को जानता है। फिर वुनलू जंक यार्ड की एक कार में कुछ फोटोज रखता है जो उस डिटेक्टिव को मिलते हैं। उन फोटो में कांग किशोर से हाथ मिलाता हुआ नजर आता है। वो देख के वो असिस्टेंट कांग को कॉल लगाने की कोशिश करता है, मगर कांग कॉल नहीं उठाता। वो बहुत सारी शराब पी के नशे में धुत है। वो गन मुंह में डाल के सुसाइड भी करने जाता है, मगर फिर अपने आप को रोक लेता है। उसी हालत में वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वॉशरूम के मिरर में उसे उसके बदले किसी और का चेहरा दिखाई देता है। गुस्से से वो वॉशरूम का मिरर तोड़ देता है। फिर वो नशे में ही ऑफिस के अंदर जाके बैठता है। उसकी आंख लगती है। जब वो जाग जाता है तो उसके सामने बैठा मिनू उसे नजर आता है। मिनू उससे कहता है वो कंप्लेंट लिखवाने आया है। वो बताता है कि शहर में महिलाओं पे जो दुराचार करते फिर रहा है वो साइको मैं ही हूँ, मगर कांग उस पे विश्वास नहीं करता। मिनू चाहता है कि कांग उसकी कंप्लेंट लिखे और उसे अरेस्ट करे। वो कांग से कहता है मैं अभी अभी एक वैश्या का मर्डर करके आया हूँ। मैं उसे मेरी कहानी सुनाना चाहता था, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। मिनू रोने लगता है तो कांग हंसने लगता है। कांग उससे पूछता है क्या तुम उस वैश्या के मर्डर की रिपोर्ट लिखवाने आए हो। मिनू कहता है नहीं, मैंने मेरी वाइफ का मर्डर किया है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वो एक एक्सीडेंट था। यह हादसा 5 साल पहले हुआ। कांग उससे कहता है मर्डर तुमने 5 साल पहले किया और अब अपने आप को पुलिस के हवाले करने आए हो। इतने साल नहीं पकड़े गए तो आगे भी नहीं पकड़े जाते। मिनू कहता है मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कांग कहता है तुमने इतने गुनाह किए फिर इसी मर्डर का प्रायश्चित क्यों करना चाहते हो। मिनू कहता है क्योंकि मैं मेरी वाइफ से बहुत प्यार करता था। कांग उससे पूछता है फिर तुमने उसे क्यों मारा। मिनू बताता है दरअसल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद सियोना बिना बताए गायब हुई। कुरियर से मुझे सियोना का एड्रेस मिला। मैं उसके घर पहुंचा। सियोना को सॉरी कह के मैं थक गया, मगर वो नहीं मानी। सियोना का एक ही कहना था जिसका चेहरा मैं एक पल नहीं देख सकती। उसके साथ जिंदगी गुजारना तो दूर की बात है, मुझे उसके पेट में पल रहे हमारे बच्चे की फिक्र हो रही थी। मगर सियोना ने कहा कि उसने बच्चे को गिरा दिया क्योंकि उसे डर था हैवान का बच्चा हैवान ना निकले। मैं जानता था वो झूठ बोल रही है, मगर इसके पहले कि मैं कुछ पूछता सियोना ने अपने गले पे चाकू लगा के मुझे धमकी दी कि अगर मैं वहां से गया नहीं तो वो खुद को मार देगी। मैं उससे चाकू छीनने गया, हाथापाई में चाकू सियोना के पेट में घुस गया। सियोना वहीं पे गिर गई। मैं सिर्फ उसे देखते हुए रोता रहा। उसी वक्त वहाँ सियोना की दोस्त आ गई तो मैंने उसे भी चाकू मार दिया और वहाँ से भागा। घर से मेरे फिंगरप्रिंट्स मिटाने का काम मैंने एक चोर को दिया। चोर ने मौके का फायदा उठा के घर से कुछ पैसे भी चोरी किए। रात को पुलिस का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझे बताया मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ। उन्हें उस चोर पे शक था। क्या सोचा था क्या हुआ। सियोना ने सच कहा था। जब अपने ही हाथ अपने दिमाग की बात मानना छोड़ देते हैं तो उन हाथों से अक्सर कोई ना कोई पाप होता है। कांग मिनू की बातें सुनते सुनते अपने सिगरेट को कॉफी के कप में डुबोता है और पीने लगता है। मिनू उससे कहता है हमारी आदतें एक जैसी है। कांग उसे एक मुक्का मारता है और कहता है मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम साइको किलर, हम एक जैसे नहीं।
मिनू उससे कहता है कुछ ही देर में तुम मुझे मार दोगे। उसी वक्त कांग का असिस्टेंट उनलू के घर जाता है जहाँ उनलू की लाश पड़ी होती है। वो ली को कॉल करके बताता है कि कांग ही वो आदमी है जो सबको मारते हुए फिर रहा है। या मिनू कांग से कहता है मैंने प्यार का नाम जपते हुए एक औरत पे दुराचार किया, फिर उसी से शादी की। जब उसे मेरी करतूतों के बारे में पता चला तो उसने मुझसे रिश्ता तोड़ा। गुस्से में आके मैंने उसका मर्डर किया। फिर उसी फ्रस्ट्रेशन में मैं उन औरतों पे दुराचार करने लगा जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया है। उनकी पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है। एक जख्म को भरने के लिए दूसरी जख्म, एक पाप को भुलाने के लिए दूसरा पाप, यही मेरी सच्चाई है। उसकी बातें सुन के कांग को सदमा लगता है। मीनू उससे कहता है तुम भी तो किलर हो, तुम ही ने किशोल को जेल में मरवाया, तुम ही ने सेंटे का मर्डर किया और वो तुम ही हो जिसने वुनलू का मर्डर किया। एक पाप को छुपाने के लिए दूसरा पाप। अब बताओ क्या हम अलग है? गुस्से से कांग रिवॉल्वर निकाल के मीनू पे तान देता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है नहीं, हम दोनों अलग है, बताओ तुम कौन हो? मीनू कहता है मैं तुम हो और तुम मैं हूँ। मैं तुम्हारी वो मेमोरी हूँ जिसे तुम भूलना चाहते हो, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा। मुझे खत्म करके ही तुम्हें चैन मिलेगा, हम दोनों को मुक्ति मिलेगी। कांग के चिल्लाने की आवाजें सुन के सिक्योरिटी अंदर झांकता है। अंदर का नजारा देख के वो शॉक होता है और उसके साथ हम भी शॉक होते हैं, क्योंकि अंदर कांग ने किसी मिनू पे नहीं बल्कि अपने खुद के सर पे गन लगाई होती है। उसके सामने कोई नहीं होता। तभी कांग का असिस्टेंट वहां पहुंचता है। कांग अपने दिमाग में बसे मिनू से कहता है मुझे बहुत पहले ही तुम्हें मार देना चाहिए था। कांग ट्रिगर दबाता है और अपने आप को शूट कर देता है। दरअसल कांग मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का बीमार था। उसी के दिमाग ने मिनू को जन्म दिया था। असल में कोई मिनू था ही नहीं, उसी ने औरतों पे दुराचार करने वाले साइको को जन्म दिया था और उसी के दिमाग ने किशोल, सेंटे और वुनलू को मारा था। हम उसकी नजर से मिनू को देख रहे थे। वो कांग ही था जिसने सियोना पे दुराचार करके उससे शादी की थी। वो कांग ही था जिसने अविचार में सियोना को चाकू मारा। अगले दिन पुलिस चीफ ऑफिस में आके अपने डेस्क का ड्रॉवर खोलते हैं तो अंदर उन्हें मॉल के लॉकर की चाबी और कांग का लेटर मिलता है जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी लिखी होती है। आखिर में उसने लिखा होता है कि उसकी वाइफ का ख्याल रखे। जी हाँ, सियोना मरी नहीं थी, जिंदा थी, जो हॉस्पिटल में कोमा की हालत में पड़ी थी। यहाँ कांग की मौत होती है और वहाँ सियोना कोमा से जाग जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।